नमस्कार लासुदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है रजत बोस, देवांग मेहता, सिद्धार्थ भामरे। तैयारी बाजारों के खुलने की प्री ओपनिंग सेशन में और देख लेते हैं किस तरह के संकेत आएंगे। एसजेएक्स 50 अंकों के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देखना होगा भारतीय बाजार थोड़ी कमजोर शुरुआत करते हैं या नहीं, लेकिन रुपए की चाल पर भी रखेंगे नजर। और पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है सेंसेक्स और निफ्टी और 85 अंक ऊपर है निफ्टी। सेंसेक्स 22 अंक ऊपर और उसकी वजह है एचडीएफसी का स्टॉक जो 10% ऊपर है। भारतीय एयरटेल 5% ऊपर है। ये भी एक कंपनी जिसे लाइसेंस मिला है उनके ग्रुप में पेमेंट बैंक का। टेक महिंद्रा को लाइसेंस मिला है 2.5%, ये स्टॉक ऊपर है। विप्रो, सन फार्मा, टीसीएस जैसे डिफेंसिव मजबूत शुरुआत करने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। 8% नीचे है बैंक ऑफ बड़ौदा, वाह, और इन्फोसिस 3.5% नीचे। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो फ्री ट्रेड दिखा रहे हैं इस वक्त शुरुआती कारोबार में। 65-17 पर शुरुआत हुई है करेंसी मार्केट की और एक और पॉजिटिव शुरुआत की है यहाँ पर। लगभग 9 पैसे की मजबूती के साथ रुपए ने शुरुआत की। तो रुपए में कल 65-43 का लो बनने के बाद से जो रिकवरी का सिलसिला हुआ है, यानी कि एक संकेत दिख रहा है कि 65.5 के नीचे जाने को तैयार नहीं है। देखना है कि 65 के ऊपर भी निकल पाता है या नहीं है। तो 65 और 65.5 ये रेंज दिख रही रुपए में और आज 11 पैसे की मजबूती के साथ अच्छी शुरुआत की है बाजारों ने। तो करेंसी मार्केट से संकेत स्टेबिलिटी के आते हुए दिख रहे हैं। तो यहां से जरूर मदद मिलेगी भारतीय बाजारों को अपनी शुरुआत करने के लिए। तो एशियाई बाजारों में 1 से 2% की जो कमजोरी है उसके मुकाबले में शायद भारतीय बाजार फिर इतना नुकसान न दिखाएं। ये एक संकेत शायद करेंसी मार्केट से हम लेना पसंद करेंगे। लेकिन स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे और उन पर राय ली जाए, उनमें से एक है ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयर। और सिद्धार्थ, आपसे राय लेना चाहता हूं। स्टॉक्स में अब धीरे धीरे फिर से एक्शन पॉजिटिव साइड पर आता हुआ दिख रहा है। आज क्रूड फिर से $47 के नजदीक है और एक रिपोर्ट में देख रहा था जेपी मॉर्गन की तरफ से आई है। उन्होंने बीपीसीएल को ओवरवेट की रेटिंग दी है, 1085 से 1140 का टारगेट किया है। एचपीसीएल में टारगेट बढ़ाकर 875 से 1020 किया है। आईओसी का टारगेट 555 किया। तो एफआईज भी वो फिर से बुलिश हो रहे हैं और एक करेक्शन के बाद ये स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको पसंद है इनमें से कोई स्टॉक, कौन सा खरीदेंगे आप? हाँ जी, सेम फर्म्स ने टारगेट्स काफी नीचे के स्तर से करंट लेवल के टारगेट्स दिए थे और वो टारगेट्स अचीव भी हुए। तो दैट वाज अ रियली गुड कॉल। बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड है, क्योंकि जितना अंडरलाइन की वैल्यू कम होती जाएगी उतने आपके मार्जिन इन एब्सोल्यूट टर्म्स में भी स्क्वीज होते जाएंगे और मार्जिन एक्सपेंशन की अब इतनी जगह नहीं है। और ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल प्राइस कम हो रहा है लेकिन बाजार में डीजल या पेट्रोल के दाम कम नहीं हो रहे हैं। तो टू मच ऑफ ऑप्टिमिज्म है। हम देख रहे हैं कि अब इसमें अनवाइंडिंग होती हुई दिख रही है। बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस नहीं बन रही है जो हम 1.5-2 महीने पहले देख रहे थे। तो सेम टाइप ऑफ मूव अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि फिर से यहाँ से एक बड़ा सा मूव ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आ जाएगा, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। एंड ये बैकड्रॉप के साथ मैं फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह नहीं दूंगा ओएमसीज में। ओके, तो फ्रेश तेजी की पोजीशन से दूर रहे, ये फिलहाल कहना है सिद्धार्थ का। लेकिन कुछ और काउंटर्स जहां पर हमने देखा है काफी एक्टिव ट्रेड रहता है, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर। आज ऑफ कोर्स डेवलपमेंट्स है कि फॉक्सकॉन, सॉफ्ट बैंक से बातचीत हो रही है कुछ इन्वेस्टमेंट्स की और बड़े इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई। लगभग $3 अरब का पैसा लगेगा इनके सोलर बिजनेस में। रजत, क्या एक मौका है तेजी की पोजीशन और अग्रेसिव तेजी करने की इन काउंटर्स में, या फिर ज्यादा भागेंगे नहीं शेयर? देखिए, जहां तक अदानी एंटरप्राइज का सवाल है उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी 90 रुपया से 91 रुपया इसी के बीच में इसमें कुछ सप्लाई प्रेशर है। ये सप्लाई प्रेशर को पार करके ये अगर सस्टेन कर पाए तो ऊपर में 94 से लेके 97 तक कई सारे मूविंग एवरेजेस है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, तो वो रेजिस्टेंस देगा। तो एग्रेसिव बाइंग की कोई जगह एटलीस्ट टेक्निकली मुझको नजर नहीं आ रहा है। देखिए, किसी के पास में कोई खबर है कि कोई अच्छी बाइंग होगा इसमें और वो ऊपर चला जाएगा तो अलग बात है, लेकिन कल तक का जो प्राइस एक्टिविटी है उसमें से ऐसा कोई संकेत अदानी एंटरप्राइज में नहीं है। जहां तक अदानी पावर का सवाल है, इसमें वेरी लो ग्रेडियंट का एक अपस्विंग पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से हो रहा था, बट उसमें कुछ खास अभी तक दम इसलिए नहीं है कि वो 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार नहीं कर पाया है। अगर परसों का जो हाई था 27 रुपया 35 पैसा, वो लेवल पार करके ये आगे चल पाए तो इसमें 29 तक एक मूवमेंट आ सकता है। बट नाउ यू हैव टू सी वेदर 27.35 इज रियली क्रॉस्ड और नॉट, बिकॉज इसमें कुछ खास संकेत तकनीकी रूप से कल तक कोई आया नहीं है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, इस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। कल इसका ऑफर फॉर सेल खुलेगा, 5% हिस्सेदारी सरकार की बेचने की योजना है 14 लाख शेयरों के लिए।
क्या राय होगी देवांग, रिटेल इन्वेस्टर को पैसा लगाना चाहिए? आई थिंक आज हम इसको एग्जैक्टली फंडामेंटली इवेल्युएट करेंगे, बट जहां तक प्राइमा फेसी लग रहा है कि ये एक अच्छा ऑफर है, और जिस तरह का माहौल अब इकोनॉमी में बन रहा है, जिस तरह से कैपेक्स वापस आएगा और जिस तरह से ये ड्रेजिंग ड्रिलिंग वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो आई थिंक ये फंडामेंटली अच्छे स्पेस में ऑपरेट करता है, और कंपनी भी नो डाउट एक अच्छी कंपनी है। नंबर्स आज देखने पड़ेंगे कि शाम को जब उसका अनाउंसमेंट होता है कि किस भाव पे आ रहा है OFS, उसके हिसाब से हम हमारा रिकमेंडेशन देंगे, बट प्राइमा फेसी जैसे मैं कर रहा हूँ, इट कैन बी एन इंटरेस्टिंग ऑफर। यहाँ पर काफी एक्शन आने की पूरी उम्मीद। आज शाम को वो प्राइसिंग तय होगी और रिवील होगी OFS पर। लेकिन किन स्टॉक्स में आज ट्रेड करने का मौका है? सोनम मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनम, बताइए। आज के सारे के सारे एनालिस्ट खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहला कॉल है टेक्निकल एक्सपर्ट मोहित गाबा का, जिन्होंने खरीदारी की सलाह दी है अजंता फार्मा के लिए। उनका मानना है कि स्टॉक में एक बेहद ही स्ट्रांग वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है, टेक्निकली बेहद ही मजबूत लग रहा है, और इसमें खरीदारी करके चलिए। लगभग 3% के रिटर्न्स के लिए इसका लक्ष्य रहेगा 1700 रुपए का। हमारा दूसरा कॉल है BMA वेल्थ क्रिएटर्स लिमिटेड के इंदिरा एंड विश्वास का, जिन्होंने खरीदारी की सलाह दी है सन फार्मा के लिए। उनका मानना है कल जो एक स्ट्रांग मूवमेंट दिखाई दिया था सन फार्मा में, आज ये तेजी को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे 3% के रिटर्न्स के लिए इसमें खरीदारी करके चलिए। 2 दिनों में कंपनी के लक्ष्य 955 का या फिर 955 का आ सकता है। हमारा तीसरा कॉल है टेक्निकल एनालिस्ट नेटवर्क स्टॉक ब्रोकिंग के मानव चोपड़ा का, जिन्होंने खरीदारी की सलाह दी है वेल्थस्पिन इंडिया के लिए। उनका मानना है ये स्टॉक में एक बेहद ही स्ट्रांग वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है, टेक्निकली बेहद ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, बल्कि एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो लगभग 5% के रिटर्न्स के लिए इसमें खरीदारी करके चलिए। लक्ष्य रहेगा 920 रुपए का। रजत भी हमारे साथ है। रजत, बताइए आज के आपके टॉप ट्रेड्स क्या रहेंगे? देखिए, मैंने 2 एयरलाइन स्टॉक्स चुने हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि एयरलाइन स्टॉक्स में तेजी आना चाहिए। मैं इसमें मध्यम अवधि की नजरिया से भी बुलिश हूं, और मुझको लगता है कि जेट एंड स्पाइस जेट दोनों ही अच्छा परफॉर्म करेगा। फिलहाल जो कॉल दे रहा हूं वो कल तक उसका टारगेट मीट हो जाना चाहिए, ऐसे ही उम्मीद करके दे रहा हूं। Buy on dips for Jet Airways, target 386, 393 and 400, stop loss below 369. SpiceJet, इसमें भी buy on dips 26 के नीचे आप स्टॉप लगाइए, टारगेट 28, 28.4 एंड 29। SpiceJet में मैं काफी बुलिश हूं, अपना क्लाइंटों को भी रिकमेंड किया है, और मुझको लगता है कि ये गोइंग फॉरवर्ड 39 का टारगेट भी हासिल करेगा, बट दैट्स अ मीडियम टर्म टारगेट, मीनिंग 6 मंथ्स काइंड ऑफ टारगेट। और जो स्टॉप लॉस अभी 369 जेट के लिए और 26 जो स्पाइस जेट के लिए कहा हूं वो क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे। ओके, तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपके लिए ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं। लेकिन एक और स्टॉक इंटरेस्टिंग, मर्केटर लाइंस, इस पर आज नजर होगी। आई डोंट नो फंडामेंटली आप ट्रैक करते हैं, नहीं करते हैं। 2 रीजन है आज स्टॉक फोकस में। एक तो 56 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है, बड़ा सौदा कल यहाँ पर 2 फंड ने खरीदारी बिकवाली की है 23 रुपए के रेंज पे, और दूसरा ये कि कैम्बे में गुजरात में यहाँ पर इन्हें 2 ऑयल ब्लॉक आवंटित किए गए और वहां पर भंडार मिला है, ये खबरें आ रही है। रजत, ऐसे में बताएं, मार्केटर लाइंस क्या चार्ट पर मजबूत दिख रहा है? आज प्री ओपन सेशन में 6% मजबूत है ये स्टॉक। अनिल जी, ये सलाह देने के पहले कैवियट ये है कि मैंने ये काउंटर अपना क्लाइंटों को रिकमेंड किया है, और विथ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस रिकमेंड किया है, क्योंकि इसका बेस फॉर्मेशन कंप्लीट होके ये ऊपर जा रहा है। इनफैक्ट आई एम एक्चुअली क्वाइट बुलिश ऑन सम ऑफ द शिपिंग स्टॉक्स। तो फिलहाल मार्केटर की बात करते हैं, 25 रुपए के आसपास में इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये पार कर लेगा, और ऊपर में फिलहाल आप जो निवेश करेंगे तो उनको 38 से 40 का टारगेट मान के और 17 के नीचे स्टॉप लगा के इसमें बाइंग कर सकते हैं। एंड मार्केटर is going to be a very good long-term play as well. That's what I reckon. ओके, तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिल सकता है मार्केट अलायंस में, 6% ऊपर प्री ओपन सेशन में। जुबिलेंट फूडवर्क्स, TJ कंपनी के इस क्वार्टर में बहुत खराब रहे थे। हालांकि कंपनी के मैनेजमेंट से जब हमने बात की, उन्होंने कहा थोड़ा सा डिमांड स्लैक कर रहा है। उसके बावजूद देखिए ब्रोकरेजेस ने 2100 का टारगेट दिया है। आपकी क्या राय रहेगी इस पर देवांग?
आई थिंक नतीजे अगर आप देखें ऑपरेशनली तो हमेशा कुछ टाइम से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सेम स्टोर सेल्स हो या जो भी हो, उससे आई थिंक कंजम्पशन डिमांड थोड़ी सी कम हुई और जिस तरह का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ये इंडस्ट्री में आपका फूड इंडस्ट्री हो या ये इसमें जो बना है, आई थिंक ये एक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड स्टॉक लग रहा है। अगर बहुत अच्छा खासा करेक्शन आता है 15-20% का, देन विल सजेस्ट अ बाय। इस समय पे हम बुलिश नहीं है इस काउंटर पे। ओके, ये राय आती हुई इस वक्त है। लेकिन प्री ओपनिंग सेशन में देखिए बेहद इंटरेस्टिंग दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन। 27 अंक ऊपर सेंसेक्स है और 24 अंक नीचे यहाँ पर निफ्टी है। देवांग, ऐसा लगता है कि एनएससी पर खरीद कर बीएससी पर बेचने का ट्रेड ज्यादा सही हो सकता है। दोनों इंडेक्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, काश इतना आसान होता है। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी एक डायरेक्शन क्लियर दिखा रहा है, वो है 1% नीचे का। प्री ओपनिंग सेशन में लगभग 170 अंक नीचे है, तो ज्यादा भरोसा शायद निफ्टी पर करना ठीक होगा 24 पॉइंट नीचे, क्योंकि अगर एसजीएक्स 50 पॉइंट नीचे है तो फिर कम से कम शायद इतना नीचे तो हम जरूर खुले। ये संकेत तो साफ तौर पर दिख रहे हैं। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिख रहा है, तकनीकी तौर पर एक और स्टॉक है, उस पर राय लेना चाहता हूं। ओम मेटल्स इंफ्रा 10% ऊपर दिख रहा है ये स्टॉक प्री ओपनिंग सेशन में। और रजत, कल यहां पर कुछ बड़े सौदे भी होते हुए दिखे। यहां पर इक्विटी इंटेलिजेंस ने 5.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 46 रुपए के आसपास। क्या ट्रेड लेना चाहिए इस स्टॉक में? देखिए, इसमें लॉन्ग साइड ट्रेड ही लिया जा सकता है, बट इसमें भी मेरा वही कैवियट रहेगा जो कैवियट मार्केटर के लिए दिया है। ये नीचे की लेवल पे 200 डे मूविंग एवरेज के पास में हमने क्लाइंटों को दिलवाए हैं, तो दैट इज द कैवियट फ्रॉम माय साइड। और ये दिख रहा है कि कल रिकॉर्ड वॉल्यूम के साथ ऊपर चला है। फिलहाल 47 का लेवल पार करके चले तो ये 50-51 तक भी जा सकता है। 50-51 का लेवल पार करने से इसमें एक अच्छी मीडियम टर्म अप ट्रेंड बन सकता है। फिलहाल 47 to 51 वुड एक्चुअली एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, बट इसमें काफी इंटरेस्ट दिख रहा है। कल की सेशन में भी था, पहले भी दिख रहा था। यहाँ पर मारुति पर आपकी क्या राय रहेगी? कंसिडरिंग ऑटो कंपनियों में तेजी जरूर देखने को मिली है, लेकिन मारुति के लेवल्स क्या दिख रहे हैं या क्या एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है? सिद्धार्थ, पिछले सेशन में हमने देखा कुछ इंटरेस्ट था, आज ऑफकोर्स कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट्स है। स्मॉल कार सेल्स पर असम में बैन लगाया जा रहा है सरकार की ओर से। मारुति में हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली लॉन्ग पोजीशंस ही बनी है, शॉर्ट पोजीशंस के कुछ संकेत भी नहीं मिले। आई डोंट नो हाउ नेगेटिव दिस न्यूज इज, लेकिन स्टॉक में काफी सारी लॉन्ग पोजीशंस है, तो हो सकता है कुछ लॉन्ग ट्रेडर्स में प्रॉफिट बुक करें। लेकिन क्या ये न्यूज के चलते हुए किसी को शॉर्ट जाना चाहिए? आई डोंट थिंक सो, बट आई स्टे अवे फ्रॉम मारुति। देयर आर लॉट ऑफ क्लियर आइडियाज इन ऑटो सेक्टर। टाटा मोटर्स में थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है, तो वो बाउंस बैक के लिए अगर किसी को खेलना है तो खेल सकते हैं, बट फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स अभी भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है और ये कंटिन्यूएशन रहेगा। तो एक अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर 2-3 दिन के हिसाब से लॉन्ग नीचे में लॉन्ग करे, और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो इसमें अगर बाउंस बैक आता है अराउंड 370 के आसपास तक का, तो मुझे लगता है कि फिर से एक शॉर्टिंग कैंडिडेट बन सकता है टाटा मोटर्स। ऑटो एंसिलरीज में दो एमटेक ऑटो पे मेरा कमेंट नहीं है, लेकिन दूसरे जो ऑटो एंसिलरीज है वहां पे भी हमें थोड़ी बहुत वीकनेस ही दिख रही है। तो ऑटो स्पेस एक ऐसा है जहां पे बारिंग अशोक लीलैंड एंड मारुति स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है इन सेल ऑन राइज है सेक्टर। ओके, एक और स्टॉक रजत, फॉर्चून फाइनेंशियल, इस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। कल एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है 14 लाख शेयरों का इस स्टॉक में, और कुछ खरीदारी हुई है चेन्नई इन्वेस्टर्स की तरफ से 195 रुपए पर, और स्टॉक आप कल ही देखिए एक्शन में था, आज फिर से 4% ऊपर दिख रहा है। 195 रुपए पर सौदा हुआ था 225 के आसपास प्री ओपनिंग सेशन में। इस स्टॉक के चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए यहाँ? फॉर्चून फाइनेंशियल का चार्ट जो दिखा रहे कि इसमें कभी कभी ऐसा ट्रेड होता है, और कल जो है वो रिकॉर्ड वॉल्यूम हुआ है। इतना वॉल्यूम पिछले 1 साल में भी कभी नहीं देखे। तो इसमें यही बोलना चाहिए कि ऐसा एक दिन का जो मूवमेंट है इसको ट्रस्ट ज्यादा मत करना चाहिए। 230 ये लेवल अगर पार करके चल पाए तो इसमें कुछ खास मूवमेंट होने की गुंजाइश है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले देखिए उसी के आसपास में एक तो हाई बनाया था 231.90। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल इसमें मूवमेंट हुआ था, वो बात सही है, लेकिन अदरवाइज ये अपना 200 डे मूविंग एवरेज 180 से लेकर 210 इसके बीच में घूमता है, और एक दिन का मूवमेंट से कोई खास इंडिकेशन इससे नहीं आता है। अदर थिंग इज दैट आई थिंक इट्स अ स्मॉल कैप
दूर रहे तो बेहतर है। बिल्कुल। और इस बीच जो ताजा तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, डॉक्टर रघुराम राजन आरबीआई गवर्नर यहाँ पर एसबीआई की एक जो आज कॉन्फ्रेंस है उसमें कुछ देर बाद वो बातचीत करेंगे एसबीआई चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य के साथ। वहां पर हम फिर से पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच बाजारों के खुलने की तैयारी। प्री ओपनिंग सेशन में 27 अंकों पर है सेंसेक्स और 25 अंकों पर है निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट है, बैंक निफ्टी लगभग 1% नीचे। तो बड़ा एक्शन वाला ओपनिंग ट्रेड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहे हैं सारे के सारे इंडाइसेस। देखते हैं किस तरह से भारतीय बाजार शुरुआत करते हैं और साथ ही पेमेंट बैंक जिन्हें मिला है लाइसेंस वो स्टॉक किस तरह से रिएक्शन देते हैं। 45 अंक नीचे है सेंसेक्स और 25 अंक नीचे निफ्टी ने शुरुआत की है। आज के सेशन की कमजोरी बढ़ती हुई 85 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में दिखेगा, निफ्टी 27 अंक नीचे है। आइए स्टॉक जो दबाव बना रहे हैं उस पर डालें नजर। बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, यहां से प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा इन्फोसिस आज कमजोर होता हुआ दिख रहा है, प्रॉफिट बुकिंग का शिकार 2 दिनों की तेजी के बाद। ओएनजीसी, एनएमडीसी जैसी सरकारी कंपनियां कमजोर हैं आज। टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, मारुति ऑटो स्पेस पूरी की पूरी कमजोर है। 1.5 से 2% का नुकसान ऑटो शेयरों में आपको साफ तौर पर दिखेगा। तो बैंक, ऑटो, ऑयल एंड गैस और कुछ हद तक आईटी कंपनियां, क्योंकि टीसीएस आप देखिए 1.5% नीचे, तो ये सारे के सारे दबाव बना रहे हैं। सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स लेकिन नीचे की तरफ 100 पॉइंट और 35 अंकों का नुकसान निफ्टी पर दिखेगा। सन फार्मा 2% के गेंस के साथ टॉप गेनर, लगातार तीसरा दिन तेजी का। लुपिन में भी वैसा ही माहौल दिखेगा। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी ये मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। भारतीय एयरटेल, टेक महिंद्रा जिन्हें लाइसेंस मिला है पेमेंट बैंक का, मजबूत शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं आज अपनी पारी की। आइए वायदा कारोबार की तरफ, वो स्टॉक्स जो एक्शन में। एमटेक ऑटो के लिए एक और मुश्किल भरा दिन, 20% निचले सर्किट पर इस वक्त स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब सर्किट खुलने की तैयारी, वायदा कारोबार का स्टॉक है और खुलेगा कुछ देर में सर्किट और गिरावट होती है नहीं देखेंगे। लेकिन एनएमडीसी, यूनिटेक जैसे शेयरों में नुकसान है। जिंदाल स्टील एंड पावर फिर से कमजोर होता हुआ दिखा। तो ये शेयर है जो नुकसान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मजबूत क्या है? फार्मा स्पेस मजबूत है, लुपिन सन मजबूत है। इसके अलावा आदित्य बिरला नुओ को लाइसेंस मिला है, 2% ऊपर ये स्टॉक है। टेक महिंद्रा ऊपर है, एचबीबीपी आईओसी ऊपर है। अदानी एंटरप्राइजेस फॉक्सकॉन के लिए $3 बिलियन का लोन ले सकता है। इस खबर के बाद स्टॉक में तेजी बनती हुई दिख रही है। तो ये स्टॉक्स हैं जो रुझान में दिख रहे हैं खरीदारी की तरफ, लेकिन बाजार स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। कमजोरी है, पैनिक नहीं। 25 अंक नीचे है निफ्टी और सेंसेक्स 65 अंक नीचे। मिड कैप इंडेक्स में भी 1/4% का नुकसान, बैंक निफ्टी 0.5% नीचे। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो इस वक्त एक्शन में आपको नजर आएंगे। फैसला कहाँ नजर है आपकी? मिड कैप साइड पर आप देखिए, इंडेक्स पर भले ही कुछ ज्यादा एक्शन नहीं हो रहा हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हरकत काफी ज्यादा है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का स्टॉक 7% ऊपर, पेमेंट बैंक लाइसेंस इनके हाथ लगा है और इसमें हम देख रहे हैं काफी तगड़ा मूव आता हुआ। साथ ही आप देखिए दूसरे काउंटर्स जिसमें जमकर आज सुबह सवेरे खरीदारी हुई है। एमसीएक्स 3-3.5% के गेंस देखने को मिले हैं। एसआरडीआई इंफ्रा में काफी समय से तेजी का मूव बनता हुआ, आज फिर देखिए इस काउंटर में बहुत ही स्मार्ट मूव आता हुआ, 3% प्लस के गेंस देखने को मिले हैं। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के ओएफएस की तैयारी, आज ऑफकोर्स वो प्राइस का ऐलान होगा, लेकिन स्टॉक 2% नीचे ट्रेड कर रहा है। वहीं मर्केटर लाइन्स आपके लिए हाजिर करेंगे, जहां पर इनको कैम्बे बेसिन में कुछ ऑयल मिला है और 6% ऊपर वो काउंटर ट्रेड करता हुआ। तो काफी ज्यादा हरकत इन काउंटर्स में देखने को मिली है। जुबलेंट फूड भी आपके लिए हाजिर करते हैं, 2100 का टारगेट कुछ एफआईआई ब्रोकरेजेस दे रहे हैं। स्टॉक करीब 1% तक के गेंस दिखा रहा है आज के सत्र की शुरुआत में। जस्ट डायल जैसे काउंटर में आज 1% की तेजी आई है। एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि टेक महिंद्रा के मैनेजमेंट ने साफ संकेत दिए हैं कि एमएनएम फाइनेंशियल एक तगड़ा पार्टनर रहेगा उनके पेमेंट बैंक में, स्टॉक आज 1% तक की तेजी दिखाता हुआ। पीवीआर के शेयर पर नजर रखिए, इन्होंने एक पॉपकॉर्न कंपनी को एक्वायर किया है, स्टॉक करीब 1% के गेंस दिखाता हुआ। बजाज फिनसर्व, कॉक्स एंड किंग्स, ये कुछ काउंटर्स है जहां पर हमने देखा आज इंटरेस्टिंग तेजी बनती हुई दिखाई दी है। कुछ और काउंटर्स में एमटेक ऑटो की धुलाई हो रही है। इनकी ग्रुप कंपनियों पर भी नजर डाले तो जेएमटी, कैटेक्स, इन सब की पिटाई आज फिर बरकरार है। एनएमडीसी में सेल साइड की पोजीशंस आती हुई, आरसीएफ, तिलक नगर, आईओबी जैसे काउंटर्स, पटेल इंजीनियरिंग जैसे काउंटर्स, इन सब में हमने देखा आज हल्की मुनाफा वसूली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। स्टील स्ट्रिप्स काफी दिनों बाद 7% के गेंस, वॉल्यूम एक्शन कम है लेकिन 375 पर स्टील स्ट्रिप्स का स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल, तो ये सारे स्टॉक्स एक्शन में दिख रहे हैं आज, लेकिन खबरों के दम पर कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में। अब एमटेक ऑटो 30% टूट चुका है। कल की 30% की गिरावट आज फिर से 30% की गिरावट होती हुई दिख रही है, 60 रुपए के लेवल के आसपास आ गया है।
जबरदस्त मार पड़ रही है इस शेयर पर। यहीं से शुरू हुआ था इस काउंटर की तेजी, 60 के आसपास ही मूव आना शुरू हुआ था पहले। 3 साल का चार्ट देखते हैं, अभी एक अंदाजा लगेगा कि इस स्टॉक ने किस तरह की एक्शन दिखाई। मेरे पास 2 साल का चार्ट है और ये दिखा रहा है कि अप्रैल 2014 में इसका भाव हर्षता बराबर 60 रुपए के आसपास था। अप्रैल 2014 में 60 के आसपास होता था, तो एक साल में जहां से पहुंचे थे वहीं पर वापस आ गए। चलिए ये है, लेकिन इसी ग्रुप की 2-3 और कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए आपको। मेटलिस्ट फोर्जिंग, जिसका नाम पहले अहमदनगर फोर्जिंग हुआ करता था, वो भी आज लोअर सर्किट पर फिर से 10% नीचे। कास्टेक्स टेक्नोलॉजी, ये भी इसी ग्रुप की कंपनी, जिसका पहले नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन 5% ये भी नीचे है। जेएमटी ऑटो एक और स्टॉक है जो इसकी ग्रुप कंपनी है, यहां पर भी देखिए 5% नीचे का सर्किट लग रहा है। रोला टेनर करके एक और कंपनी है, बहुत कम लोग शायद जानते होंगे, वो भी इसी के ग्रुप की कंपनी है। ये सारे ग्रुप के स्टॉक काफी बुरी तरह से पिटते हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है। रोला टेनर भी आप देख सकते हैं कि कमजोरी के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 5% के लोअर सर्किट पर। तो ये सारे स्टॉक नीचे। एनीवे, जो बेहतर स्टॉक्स हैं उन पर फोकस करते हैं जहां पर एक्शन है। चोलामंडलम, इस स्टॉक पर राय लेना चाहता हूं आपसे तकनीकी तौर पर। रजत, स्टॉक ने 5.5-6% मजबूत शुरुआत की है आज 700 के आसपास, क्या अब भी लॉन्ग करने का मौका है? हाँ, देखिए इसमें कल ही एक्चुअली कुछ मूवमेंट, जो जिस तरीका से मूवमेंट हुआ है कि 50 डे मूविंग एवरेज, 13 डे मूविंग एवरेज सबको क्रॉस करके ये ऊपर बंद दिया था। कल वॉलेटिलिटी था और आज ऑलरेडी काफी अच्छी मूवमेंट दे रहे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें 700 क्रॉस करने के बाद में इसका टारगेट बनेगा 715 से 720, वो पार करने से फिर 750 की ओर भी जा सकता है। इट इज एक्चुअली मूविंग अप आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स डाउनसाइड करेक्शन, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 महीने से चल रहा था। तो इसमें अभी अच्छी खबर भी है, तो ऊपर की तरफ मूवमेंट होने की अच्छी गुंजाइश है। और भी एक्शन आने की संभावना, पिछले 12 महीनों में 80% के गेन्स देखने को मिले हैं। लेकिन इस बीच एसबीआई का इकोनॉमिक कॉन्क्लेव चल रहा है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एमडी अरुंधति भट्टाचार्य बोल रही है। इनफैक्ट वो बात भी करने वाली है आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से। Well, one of those banks is you, so we can take that away if you want. But look, first I wouldn't say there are 13 new banks. I'd say there are 2 new banks and 11 payment banks. And I want to make that distinction clear, because I don't think those 11 banks are a comparative threat to the existing banking system. Instead, I see them as an add-on. In the same way as your relationship with Reliance, I think the other banks will also benefit from this relationship rather than be competed out. So let me start first by saying that yesterday's development, I think the board took the view that it was hard to forecast what would happen in the space. But the payment space was perhaps one of the most exciting from the country's perspective, both in terms of the use of technology, but also in terms of finally reaching, traversing that last mile in a very effective way. And given that we didn't know what could succeed, the board took the view that let's license a variety of players, some tech companies, some finance companies, some bank mobile combines, a BC, and see how it develops. And I think this is actually a different view of regulation than in the past. Of course, there were concerns expressed about safety and stability, about the impact on the existing banking system. But I think after a long deliberation, the board concluded that these new banks would be additional. They would not compete as much as complement the existing system by traversing that last mile. And the reason for that is these banks actually can't do anything that or let me put it this way, the universal banks can do anything these payment banks can do. And the payment banks can't do some of the things the universal banks can do. So in that sense, the payment banks are really useful only because they bring new players into the system who have existing businesses that can reduce the cost of access. And therefore, the payment banks will serve as feeders
into the universal banks. If you want a long-term deposit, for example, you put your money in a payment bank which has an alliance with the universal bank, and it gets shifted into a associated account with the universal bank links to the payment bank account. So I see lots of possibilities here. I don't see as much a threat to the banking system. Now, in terms of migration, next month we hope to announce the small finance bank licenses. There will probably be a migration path from small finance banks to universal banks. I don't see that path as easily from payment banks to universal banks. And when we're talking about migration, we're talking about a long time proving yourself in that area before the migration takes place. And then the last question was the new accounts. This is where I hope the payment banks will provide the access to the enormous number of new accounts created by PMJDY. Again, we should find ways to collaborate, to complement, and I think that will be really the benefit from these banks. So thank you, sir. Would you like to? Well, I'm interested in your sense of where the economy is right now, Right, how you see credit, how you see pickup, how you see rural areas versus urban areas. Just your sense of what's going on. Sir, actually, we have been watching this very, very closely. As you know, the first quarter results, we showed a growth of only 6.6%. And that was a little masked because the domestic growth was actually at 5.5%. And it got masked because the IBG book, the international book, grew faster. So obviously, we've been very, very concerned. But we believe as of date that there are more green arrows than red arrows. And the reason we think of it that way is the following. One is, of course, the fact that we've seen in the big capital goods suppliers, there has been an uptick in the order book. And we've seen as a result of that, the BHEL stock did very, very well, though the results were not so good. So that's one area that we are seeing some growth. The second thing that we are seeing is also that if you look at the IIP numbers, if you actually strip out the electricity growth, it is at around 4.2. Otherwise, it's at 3.8. And if you look at the SBI index, the YOY there too, we are seeing the number at about 53.6, which actually translates it into some 4.5% of growth, of industrial growth. So manufacturing does seem to have got off the bottom. Also, along with this, we are seeing 2 or 3 other activities that are slowly beginning to revive. One, of course, is the mining sector, where we have seen that some amount of mines have opened up, and we are waiting till the end of monsoon, actually, for them to fully become functional. And as a result of that, we are also seeing some uptick in the heavy commercial vehicles. Their sales, especially the replacement sales, have gone up. So I think, there are a number of signs in the economy. And this is also helped by the government spending. I think government spending has gone up, and we are seeing the state utilities beginning to bid out. Rural roads, irrigation schemes, these are things that are very much on the anvil. So these are the things that are actually giving us hope. But sir, I think on the other side regarding demand, we are seeing rural demand at a very low pace, also urban demand. And in fact, we were recently having that meeting where we were trying to brainstorm as to how to get urban demand to pick up. And this is a conference, and so, we are allowed to give out-of-the-box ideas, and I hope you won't mind. So I was thinking about it last night, and I was remembering that in 2008, when the economy started faltering, one of the things that really made the demand go up was the 8% housing loan that SBI gave. Of course, at that point of time, it was tagged as a teaser loan. We in SBI refute that because the due diligence that went for giving those loans were the same as would have been done for a loan at the regular rate. The only thing is, even your eligibility was at the regular rate. The only thing is, for first 2 years, you were allowed to pay at a lower rate. That was the only difference. But what did happen was that demand really kicked in. And 3 years later, Mr. Kaushik Basu, who was the chief economic advisor in the economic survey, he acknowledged this, saying that this was one of the tipping points. Now, today the base rate is at 9.7. And I'm told that the real estate stock is around 4 years.
Now, I was just thinking, is it possible that for a little while, something of this kind be allowed? Given the fact, sir, that this is one of the portfolios where the NPA is lowest. Even today, our portfolio, which is 30 lakhs and above, the NPA is only 0.29%. So there's been no bubble built up over here. And maybe we could also ask the realty players to bring down their rates also equally. Means there is already a record as to at what rates they've been selling. So something of that sort means, I don't know, if this is something that could be used as a kicker for getting the retail demand started. Well, I never say no to your ideas. We'll examine them. I think there is something to be said for the fact that with the slow pace of transmission, that some front-loading by the banks themselves may be useful. But I need to explore the thinking behind the earlier views on this and what kind of safeguards, if one decides to go ahead, would have to be put in. I do also believe that if real estate developers who are sitting on unsold stock started bringing down prices, that would be a very big help to the sector, because once there's a sense that the prices have stabilized, more people would be willing to buy. Absolutely. Now, I don't know what the level is, and it differs across the country, and it's not clear that in some parts of the country there's excess stock. But I think we need the sector to, in a sense, the market to clear. And with growing unsold stock, we need to figure out ways to do it. Some of it may be by making loans easier, but we also don't want to create a situation where prices stay high without at a level which means that demand may not pick up to the extent that is necessary. So we need to explore all these issues, but I think we are very open to suggestion. I will echo your view that we do believe that there is pickup, and hopefully if the monsoon doesn't deteriorate और यहाँ पर डॉक्टर रघुराम राजन बातचीत करते हुए, लेकिन इस बीच देखिए बाजारों में एक बेहतरीन रिकवरी लोअर लेवल से आती हुई दिख रही है। आप देखिए सेंसेक्स अब महज 20 अंक नीचे बचा है और निफ्टी में कमजोरी सिर्फ और सिर्फ 8 अंकों की है। तो आज हमने निफ्टी पर लो बनाया है 8,460 का और 8,490 के हाई के बेहद करीब है। मिड कैप इंडेक्स को देखिए पहले ही हरे निशान में आ चुका है, 1/4% की मजबूती यहाँ पर हो चुकी है। छोटे मझोले शेयरों में खरीदारी का रुझान बरकरार है। बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन इन्हीं के चलते बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद एकदम बराबर। 600 शेयर मजबूत है और 600 शेयर कमजोर है। वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। रजत, देवांग, सिद्धार्थ, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सौदा में एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। बाजार पर हम करेंगे फोकस और जिस तरह से पेमेंट बैंक के लाइसेंसेस मिले हैं उन पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इसके साथ ही बाजार के आगे के डायरेक्शन पर हमारे साथ जुड़ेंगे एडलवाइज ग्रुप के अनिल सरीन इस छोटे से ब्रेक के बाद। और बाजार में देखिए फिर से रिकवरी लौटती हुई दिख रही है। हरे निशान में लौटे हैं सेंसेक्स और निफ्टी एकदम फ्लैट ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 8,500 का लेवल भी निफ्टी ने छुआ है, यानी कि हरे निशान में भी पहुंचे हैं। तो लोअर लेवल से एक अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी है। 40 अंकों की रिकवरी निफ्टी में इस वक्त। लेकिन बाजार बेहद वोलेटाइल है और ग्लोबल और लोकल दोनों ही फैक्टर्स बाजार पर अपना प्रभाव डालते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में बाजार के आगे के डायरेक्शन पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ अनिल सरीन साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो है CIO ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट एडलवाइज एडवाइजरी ग्रुप के। सरीन साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहला सवाल यही लेना चाहूंगा, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में उसे आप कैसे देख रहे हैं? एक और कल फेड की मीटिंग के मिनट्स के बाद क्या आपको लग रहा है कि इसी साल ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है वहां पर? और चीन में जिस तरह से डिवैल्यूएशन के बाद जो एक्शन होता हुआ दिख रहा है, दुनिया भर के बाजारों पर जो असर पड़ रहा है, हिंदुस्तान पर क्या होगा इसका असर? तो मिनट्स को अगर बारीकी से देखा जाए तो उन्होंने अपने लिए एक उम्मीद छोड़ी हुई है कि साल के अंत तक कभी ना कभी वो ब्याज की दरों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप अगर उसको ध्यान से देखें तो चारों तरफ विश्व में कई देश अपनी करेंसी को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं और कमोडिटीज के दामों में गिरावट लगातार आ रही है। तो ऐसे माहौल में ब्याज की दरों को बढ़ाना हमारे विचार में ये थोड़ा मुश्किल रहेगा।
कमोडिटीज की दरों को देखना पड़ेगा। वो अगर थोड़ा स्टेबलाइज कर जाते हैं और इन्फ्लेशन अगर अमेरिका में ज़्यादा बढ़ता है, इन दोनों बातों अगर एक साथ होती हैं तो ब्याज की दरों को बढ़ाने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल ये एक तरह से बाजार को मैनेज करने की बातें हैं। जो हमारा विचार जो हमारा सोचने का तरीका है वो तो यही कहता है। सरीन साहब, लेकिन इसका इंडियन मार्केट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि नॉर्मली अगर फेडरल रिजर्व चाहे वो सितंबर हो, दिसंबर या फिर जनवरी में रेट हाइक करेगा, माना यही जा रहा है कि भारतीय बाजारों से पैसा निकलेगा, तो क्या वो इस समय दिखाई देगा या फिर जब वो फाइनल एक्शन होगा तभी उसका ज्यादा इम्पैक्ट हम देखेंगे? उससे ज्यादा इस समय डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये जो ब्याज की दरों को बढ़ाने का जो सिलसिला है, जो इसकी बातचीत है, वो कोई नई बात तो है नहीं। काफी समय से ये बात चल रही है और हर समय हमें ये थोड़ा बहुत डर सा रहता है कि अगर वो ब्याज की दरें बढ़ेंगी और जो पूरा जो फंड फ्लो है वो वापस अमेरिका की तरफ जाएगा तो उससे डेवलपिंग मार्केट्स के बाजार में गिरावट आ सकती है। तो ये इतनी बार ये बात हो चुकी है कि अब तक इसकी जो संभावना है वो जो हमारे बाजारों में ऑलरेडी अभी तक वो रिफ्लेक्ट करनी हो चुकी होनी चाहिए। बाकी और बात है कि जिस दिन ये सचमुच होएगा तो थोड़ा बहुत बाजार में गिरावट जरूर आएगी, लेकिन ये जो बात है, बाजार जितने भी संभावनाएं हैं उनको उसको बाजार में ऑलरेडी दरों में रिफ्लेक्ट किया जा चुका है काफी हद तक। और इसको अगर एक बार ब्याज यूएस के ब्याज दरों को एक तरफ छोड़ते हुए अगर इसको एक दूरी से देखा जाए तो अगर ये जितने फंड मैनेजर हैं ये इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ एक अपना हिस्सा, जो अपना इन्वेस्टेबल पूल होता है इनके पास, वो इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ उसका एक हिस्सा हमेशा बनाए रखते हैं। और अगर आप डेवलपिंग मार्केट्स को देखें, इमर्जिंग मार्केट्स को देखें पूरे विश्व में, तो भारत और एक दो और देश हैं जो कि कमोडिटीज के कंज्यूमर हैं, कमोडिटीज के एक्सपोर्टर कम और कमोडिटीज के इंपोर्टर ज्यादा हैं। तो जिस तरह कमोडिटीज की दरों में गिरावट आ रही है उस तरह से तो भारत को इसका फायदा ही मिलेगा, नुकसान कम फायदा ज्यादा। तो उसको देखते हुए जो भी इमर्जिंग मार्केट एलोकेशन है ग्लोबल फंड मैनेजरों की, उसमें भारत का जो हिस्सा है वो काफी हद तक बरकरार रहना चाहिए। और ऐसी हालत में सोचना कि बाजार बहुत ज्यादा गिर जाएगा ब्याज की दरें बढ़ने से, ये मैं इस विचार से सहमत पूरी तरह से नहीं हूं। यहाँ पर अगर इंडियन मार्केट डिस्पाइट ये जो ग्लोबल मार्केट्स में हो रहा है उसको इंडिविजुअली देखें, हमने देखा है पिछले 1 से 2 महीनों में एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, कंसोलिडेशन ही सही, लेकिन क्या कोई एक बड़े ट्रिगर आपको नियर टर्म में दिखाई दे रहे हैं जो मार्केट को अब नए लेवल्स की ओर ले जाएंगे, उस नए तेजी की तरफ बढ़ाएंगे? नहीं, फिलहाल तो जिस तरह से जो हमारे देश के जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जिस तरह से कंपनियों के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें जो उनके सेल्स में कोई खास बढ़त नहीं हुई है, मार्जिन जरूर बढ़ी हैं लेकिन जो उनका टॉप लाइन है, जो उनका सेल्स है भारतीय कंपनियों का, वो कोई खास बढ़ा नहीं। तो उनके फंडामेंटल्स को देखते हुए जिस भाव पर हमारे बाजार टिका हुआ है वहां से कोई बहुत ज्यादा उछाल आना फिलहाल तो मुश्किल लगता है। लेकिन अगर राजनीति में कोई बेहतरी हो जाए और जो काफी सारे जो रिफॉर्म्स, उदारवादी नीतियां जो हमारी रुकी हुई हैं कई कारणों से, अगर वो उन नीतियों में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आए तो उसका असर बाजार में जरूर दिखेगा। फिलहाल जिस तरह से हमारा वैल्यूएशन है, जिस तरह से हमारा फंडामेंटल परफॉर्मेंस है और जिस तरह से विश्व में जो जितनी डेवलपमेंट्स हैं, उन सबको देखते हुए कोई बहुत ज्यादा भारतीय बाजारों में उछाल आने का संभावना मेरे हिसाब से कम है। सरीन साहब, बैंकिंग शेयरों पर आपकी क्या राय है? बैंकिंग पीएसयू हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि काफी एक्शन में एक और आरबीआई ने कल पेमेंट बैंक्स के लिए लाइसेंस जारी किए। इंद्रधनुष योजना सरकार ने अपनी पिछले वीकेंड पर अपनी बताई है, तो क्या आपको निवेश के मौके नजर आते हैं? और रेट कट को लेकर आपकी क्या व्यू है, क्या करना चाहेंगे आप?
नहीं, ये जो हुआ है उसकी मात्रा आप देखें तो शायद जितनी होनी चाहिए उससे कम है। तो हम सब तो सरकार की तरफ उम्मीद बना के देख रहे हैं कि जो अमाउंट सैंक्शन हुआ है उससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए, जो एक समय दिया गया है वो समय कम होना चाहिए। तो बाजार तो हमेशा ज़्यादा मांगता ही है, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्शनली देखा जाए कि हमारा जो नीति किस तरफ इशारा कर रही है, वो है कि पीएसयू बैंक्स की जो कमज़ोर हालत है उसको सुधारना, पीएसयू बैंक्स में जो थोड़ा बहुत लीडरशिप का जो मसला खड़ा हुआ है उसको सुधारना। तो वो अगर डायरेक्शनली देखा जाए तो वो अच्छा ही है। और रही बात प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी अभी हाल ही में जो 1-2 क्वार्टर्स देखे गए हैं उसमें भी बैड लोन्स की जो लेवल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, और जो उनका लोन ग्रोथ है वो थोड़ा कमजोर हो रहा है। तो दोनों लिहाज से देखा जाए, और उनका तीसरी बात, उनका जो वैल्यूएशन है वो पहले से ही काफी मजबूत है। तो अब अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप पीएसयू बैंक की तरफ भी देख सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ भी देख सकते हैं। दोनों में अपनी अपनी क्षमताएं हैं, अपनी अपनी संभावनाएं उसमें बनी हुई हैं। रही बात पेमेंट बैंक्स की, ये ज्यादा असर इसका जो हमारा कैश ट्रांजैक्शन, स्मॉल कैश ट्रांजैक्शंस जो होता है उस पर इसका अनुकूल असर पड़ेगा। ज्यादातर जो शहरों में हम टैक्सी वाले को और अपना दुकान में जो कैश से देते हैं, पेमेंट बैंक से शायद इस पर एक अच्छा असर पड़ेगा। हम कार्ड का यूज करना शुरू करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज करेंगे। तो जिस तरह से कैश की जो लेन देन है वो कम हो सोसाइटी में, उस तरह से देश की ट्रांजैक्शंस में उसका प्रगति का ही असर होएगा। तो ये सबके लिए अच्छा ही है जो पेमेंट बैंक्स की जो कल नीतियां अनाउंस की गई हैं। फेयर नाफ सर, लेकिन टेक्नोलॉजी पर आपकी खासी नजर रहती है। इस समय टेक शेयरों में क्या आपको लग रहा है रुपी जिस तरह से कमजोर है डॉलर के सामने, अब तगड़े और बड़े पैमाने पर अब एलोकेशंस बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और लार्जली इन कंपनियों का क्या बिजनेस आपको लग रहा है ग्रो होगा इन द कमिंग क्वार्टर्स? पिछले 2-3 क्वार्टर से आईटी कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज में थोड़ी सी कमजोरी दिखनी शुरू हुई थी, और एक तरह से विचार बन रहा था कि शायद इनकी आगे की जो ग्रोथ है उस पर कोई प्रतिकूल असर पड़ेगा। लेकिन जो पहले क्वार्टर का जो रिजल्ट्स हैं उससे थोड़ा बहुत हौसला बढ़ता है, ग्रोथ दिखाई दी है डॉलर टर्म्स में भी और रुपी टर्म्स में भी। और उसके चलते जिस तरह से रुपी की जो दर है वो गिरी है तो उसका फायदा जरूर होएगा। लेकिन इससे ज्यादा जो मुझे लगता है वो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काफी हद तक बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। उसका आप इशारा देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने R&D पर जो खर्चा करना शुरू किया है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनको भी डॉलर और रुपी का जो बदलाव है उसमें उसको फायदा मिलता है, और जिस तरह से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे ये हमको लगता है कि ये आगे चलकर उसका कोई फायदा नजर आएगा उनके ऑपरेशंस में, उनके रिजल्ट्स में। तो दोनों आईटी और फार्मा, दोनों सेक्टर्स को फायदा ही होगा इन चीजों से। जी सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर बाजार और तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच बाजार को देखिए काफी उतार चढ़ाव के बीच फ्लैट होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में थोड़ी सी बैंक निफ्टी में फिर से बिकवाली बढ़ती हुई दिखी है और मिड कैप शेयर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। दिग्गज शेयर एकदम शांत कारोबार दिख रहे हैं, मिड कैप इंडेक्स भी फ्लैट हो चुका है, बैंक निफ्टी में 1/4% का नुकसान। लेकिन आज गिरने वाले शेयर ज्यादा है, 685, मजबूत शेयर का आंकड़ा 575 का। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे प्रभुदास लीलाधर के अजय बोड़के। जानेंगे कहां है आपके लिए निवेश के मौके, कौन से हैं वो शेयर जो होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में इस वक्त इस बाजार में, इस ब्रेक के बाद। एकदम सपाट कारोबार आज के सेशन का। शुरुआती कारोबार से हमने देखा है बहुत ही ढीला है मार्केट, 8488 के आसपास हालांकि ट्रेड्स बनते हुए, तो एसजीएक्स निफ्टी के विपरीत थोड़ी सी चाल बेहतर होती हुई जरूर दिखाई दी है। मिड कैप इंडेक्स अकेला है जो पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहां पर भी ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली के संकेत बनते हुए दिखाई दिए। स्टॉक स्पेसिफिक्स में काफी ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर
काफी तगड़ी तेजी आती हुई दिखाई दी है। हमारे साथ है अजय बोर्ड के जो प्रभुदास लीलाधर के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड एडवाइजरी हेड है। अजय साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा है मिड कैप काउंटर्स में ही सबसे ज्यादा एक्शन है, तो आज हमें मौका मिल रहा है आपसे जानने का कि कहां पर अब मौके हैं तेजी करने के, कौन से स्टॉक्स खरीदे जाए। आपकी टॉप पिक्स में मिड कैप में इस समय पहला शेयर कौन सा है? गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से जो रोड कंस्ट्रक्शन क्षेत्र है वहां पे जुलाई तक, अप्रैल से जुलाई तक तकरीबन 48,000 करोड़ के ऑर्डर्स टेंडर हुए हैं NHAI से और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से। तो उसके अंतर्गत जो रोड सेक्टर कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनको काफी फायदा होने वाला है। और पूरे साल के लिए गवर्नमेंट का टारगेट है टोटल 12,900 किलोमीटर के रोड्स, तकरीबन 10 करोड़ हर रोड पर किलोमीटर पे खर्च होता है। तो टोटल अपॉर्चुनिटीज 1.29 लाख करोड़। लास्ट ईयर NHAI ने सिर्फ 3,000 किलोमीटर के रोड टेंडर किए थे, इस साल 9,000 करोड़ करने की आशा है। तो मेरे ख्याल से सद्भाव इंजीनियरिंग जो एक रोड कंस्ट्रक्शन और माइनिंग में स्ट्रांग प्लेयर है, ये हमें लगता है इन द मीडियम टर्म कैन ऑफर अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट। हमें एक्सपेक्टेशन है कि इस साल तकरीबन 24% बॉटम लाइन ग्रोथ कंपनी का होगा, अगले साल 43% एक्सपेक्टेशन है। और अगर आप टॉप लाइन देखेंगे तो इस साल तकरीबन 18% और नेक्स्ट ईयर 26.4% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। कंपनी का ROE भी तकरीबन 9.9% से 12.8% जाने की संभावना अगले 2 साल में है। दूसरा क्षेत्र जो हम देख रहे हैं वो ऑटो एंसिलरी क्षेत्र है, जहां पे मदरसन सुमी जो वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स टू मारुति एज वेल एज फोक्सवैगन यूरोप है, उसके परफॉर्मेंस इन द क्वार्टर वाज क्वाइट स्ट्रांग। हाउएवर the stock has corrected quite strongly from 390 levels to around 335, 336 levels. मेरे ख्याल से वहां पे मीडियम टर्म से आप निवेश करने की you can look at investments in that counter. Also मेरे ख्याल से मिड कैप फार्मास्यूटिकल्स है, जहां पे हम काफी महीनों से ग्लेनमार्क कह रहे हैं, वहां पे काफी ANDAs अप्रूवल्स आ गए हैं और आने की संभावना है। बैलेंस शीट रिपेयर का काम चल रहा है, जो उनको इक्विटी इश्यूएंस का पैसा आया था उन्होंने अपना कर्जा पार्शियली पे करके रखा है। और वहां पे हमें लगता है कि वेरी स्ट्रांग 26% ग्रोथ इन रेवेन्यूज FY16 में, और आगे जाके अराउंड 38% रेवेन्यू ग्रोथ होगा। और अर्निंग्स ग्रोथ में इस साल रफली अराउंड 130% एंड नेक्स्ट ईयर अराउंड 89% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। कंपनी का ROC भी बहुत स्ट्रांगली इंप्रूव होगा फ्रॉम 27% इन FY16 एस्टिमेटेड टू अराउंड 34% इन FY17। तो वहां पे मीडियम टर्म से आप निवेश कर सकते हैं। दूसरा मिड कैप क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो JK लक्ष्मी सीमेंट, मॉनसून खत्म होने के बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जो उठाव आएगा, इस कंपनी ने काफी EBITDA लेवल पे काफी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए थे, लेकिन इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन काफी बढ़ गया था बिकॉज उन्होंने अपने काफी प्लांट्स कमीशन किए थे। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन है कि उसकी वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रांग रहेगा इस साल और अगले साल। कैपेसिटी उनकी 12 मिलियन टन एक्सपेक्टेड बाय FY17 एंड, और वहां पे वी आर एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रांग 20-23% CAGR इन रेवेन्यू फॉर FY16 एंड FY17। I think this is one stock in mid-cap cement space where we would ask investors to look at investing with a long-term perspective. तो ये 4 बेहतरीन स्टॉक्स हैं मिड कैप स्पेस से। अगर आप पैसा लगाना चाहें तो JK लक्ष्मी सीमेंट, ग्लेनमार्क फार्मा, सद्भाव इंजीनियरिंग और मदरसन सुमी जो पसंद है। इस बीच बाजार थोड़े से कमजोर होते दिख रहे हैं। 42 अंक नीचे अब सेंसेक्स पर है और 18 अंकों का नुकसान निफ्टी पर है। बैंक निफ्टी अब 0.5% के आसपास का नुकसान दिखाता हुआ, लेकिन काफी दिनों बाद एक स्टॉक जो एक्शन में आता दिख रहा है उस पर नजर रखिए, और वो है डेल्टा कॉर्प। और डेल्टा कॉर्प के स्टॉक में देखिए आज एक अच्छी मजबूती होती हुई दिख रही है, लगभग 6% की, और भारी भरकम वॉल्यूम के साथ एक कारोबार हुआ है। यहाँ पर एक सौदा जो होता दिख रहा है डेल्टा कॉर्प में 8,30,000 शेयरों का कारोबार हुआ है, 69.35 रुपए के आसपास, और 0.36% हिस्सेदारी कंपनी की बदली है, जिसके चलते ये बड़ा सौदा होता हुआ दिखा रहा है, जिसकी वजह से प्राइस और वॉल्यूम एक्शन आपको नजर आएगा। लेकिन कुछ दिग्गज भी पसंद है यहाँ पर अजय को, और उस पर राय लेते हैं। L&T
क्या कहीं कोई आपको बेहतर रिवाइवल के संकेत दिख रहे हैं, या फिर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, या वैल्यू अनलॉकिंग? क्यों पसंद है L&T आपको? जैसे हमने कहा कि इकोनॉमी में ग्रीन शूट्स के आसार अनिल भाई दिखना शुरू हो गए हैं, और बेसिकली गवर्नमेंट का जो कैपिटल स्पेंड है पहले 3 महीने में, उसमें तकरीबन 38% की वृद्धि हुई है। प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, अराउंड 31,000 करोड़। रेलवे क्षेत्र में अगर देखेंगे तो उसमें पहले 3 महीने में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 134% से वृद्धि हुई है, तकरीबन 17,734 करोड़ उन्होंने स्पेंड किया है। रोड क्षेत्र के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जुलाई में 39% की वृद्धि हुई है ऑन YOY बेसिस। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि मॉनसून्स में RBI विल कीप अ क्लोज वॉच ऑन मॉनसून्स फॉर दिस मंथ, लेकिन अभी तक मॉनसून हैज नॉट बीन एज बैड एज द IMD हैड प्रेडिक्टेड। इसलिए हमने देखा है कि CPI में भी काफी कटौती हुई है, 3.8%, फूड इन्फ्लेशन 2.2% पे आ गया है। तो in our opinion, RBI will be compelled to go in for a rate cut in the September meeting. और अगर आप देख रहे हैं कल जो US फेड का भी स्टेटमेंट आ गया था, उसमें क्लियरली आसार ये है कि चाइना के डिप्रिसिएशन के कारण डिफ्लेशनरी विंड इज ब्लोइंग in most of the western countries, इसलिए वहां पे भी इमीडिएटली रेट इंक्रीज होने की संभावना घटती जा रही है। और हमने ब्रेंट क्रूड के भाव भी देखे, तो ओवरऑल आई थिंक इकोनॉमिक रिवाइवल के जो ये सब आसार लग रहे हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी लार्सन एंड ट्यूब्रो होगा। और इसी कारण मेरे ख्याल से एज अ पार्ट ऑफ कोर पोर्टफोलियो वन मस्ट हैव लार्सन एंड ट्यूब्रो, और जहां पे डिफेंस के भी काफी ऑर्डर्स आने की संभावना मीडियम टर्म में है। The other stock in large cap space that we are positive on is Sun Pharmaceuticals. In our opinion, जो negatives है वो सारे प्राइस हो गए हैं फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में। उन्होंने रफली 625 करोड़ का एक वन टाइम हिट लिया था रेमेडियल मेजर्स जो प्लांट्स में करने वाले हैं उसके कारण, और अबव एबिटा तकरीबन 200 करोड़ का उन्होंने वन टाइम हिट लिया था फॉर इनवॉलंटरी सेपरेशन फॉर एम्प्लॉइज। तो मेरे ख्याल से अब हलोल प्लांट में एज एंड व्हेन आई थिंक द US FDA अप्रूवल डज कम इन, आई थिंक इट ऑफर्स अ वेरी गुड मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स टू हैव एज पार्ट ऑफ द कोर पोर्टफोलियो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे लिए वक्त निकाल कर ये बेहतरीन पिक्स निवेश के लिहाज से हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। और इस बीच बाजार ने उतार चढ़ाव के बीच की है आज शुरुआत, देखना होगा। बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार है, कमजोरी से रिकवरी भी आती हुई दिख रही है, और फिर 8,500 के ऊपर टिकने में मुश्किल भी। पहला सवाल में फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। मॉर्निंग मार्केट की ओपनिंग पर रहेगी नजर आगे। नमस्कार।